हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 से। एक के बाद एक सारे चैप्टर धीरे धीरे आते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जैसे हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर का ऑर्डर है उसी ऑर्डर में सारे चैप्टर ले। ऐसा भी हो सकता है कि 10 चैप्टर जो है वो पहले ले लें और 6 चैप्टर बाद में ले लें। डिपेंड्स बराबर कि कैसा हमारा पढ़ाई का फ्लो जा रहा है, उस हिसाब से हम चैप्टर आगे पीछे करेंगे, लेकिन हर हफ्ते एक चैप्टर आता जाएगा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 की, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। 10th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आ चुका है, 11th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आ चुका है। और जो बच्चों ने मन लगाकर डिटेल में पढ़ा है उनको तो मोस्टली सारी चीजें इस चैप्टर में रिपीट होने वाली है, कुछ भी नया आने वाला नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। असल में यहां पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले उसका पहले तो जनरल आइडिया ले लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में हम एंजियोस्पर्म्स की स्टडी करेंगे बेटा। एंजियोस्पर्म्स जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। कैसे प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो जो रिप्रोडक्शन है उसके 3 स्टेज है। जो 3 स्टेज हम लोग पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, कौन सा स्टेज है बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। उसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 स्टेज हम लोग स्टडी करेंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, बात हर एक में क्या क्या पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में बेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा है जिसको एंड्रोशियम कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। उसके बाद गाइनोशियम का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ये सारे स्ट्रक्चर की हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम 2 गेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। कौन से? एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और दूसरा मेगास्पोरोजेनेसिस। ये सारी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कुछ और भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं जिसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं पोलिनेशन। उसके बाद हम लोग इंक्लूड करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, लेकिन हम सारा इसके अंदर ही ले लेते हैं। इसके अंदर पोलिनेशन ले लेंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ले लेंगे। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन ले लेंगे। और साथ में हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी ले लेंगे।
ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट पढ़ेंगे बेटा। क्या क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट। किस किस चीज का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो फोकस करना। पहला एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, दूसरा सीड का डेवलपमेंट, समझ पा रहे हो आप? तीसरा फ्रूट का डेवलपमेंट। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। तो टोटल हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन में पोलिनेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी पढ़ेंगे। और यहां पर हमारा पूरा प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म। चलिए आज ये सब पढ़ना है हमें। आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन। कौन सा टॉपिक है? प्री फर्टिलाइजेशन। तो फोकस करो, यहां पर आ जाते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ना है। पहले तो फ्लावर को ध्यान से देखो, फ्लावर में क्या क्या होता है। तो मेन दो रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मान लो यहां पर मैं एक छोटा सा फ्लावर सेम ड्रॉ करता हूं, बराबर। ये होगा फ्लावर का थैलेमस, यहां पर ये पत्तियां होगी जिसको हम लोग बेटा कैलिक्स कहेंगे, बराबर। कैलिक्स किससे बनती है? सेपल्स से बनती है। उसके बाद कलरिंग पत्तियां होगी बेटा, मस्त कलरिंग पत्तियां फ्लावर के अंदर। जिन कलरिंग पत्तियों को हम क्या कहते हैं बेटा? कोरोला कहते हैं, जो पेटल से बनता है। उसके बाद अंदर पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा, जिसको एंड्रोशियम बोलते हैं बेटा। क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किससे बनता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे स्टेमेन कहते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेमेन को मिलाकर बनता है बेटा एंड्रोशियम। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको ठीक से बनाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग गाइनोशियम। गाइनोशियम किससे बनता है? तो बहुत सारे छोटे छोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिनको कार्पेल्स या फिर पिस्टिल्स कहा जाता है। कार्पेल्स या पिस्टिल्स से मिलकर बनता है गाइनोशियम। अब हमें अभी पहले क्या पढ़ना है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम पढ़ना। चलिए, एंड्रोशियम किससे बनता है बेटा? एंड्रोशियम बनता है स्टेमेन से। किससे बनता है? स्टेमेन से। अब बात करते हैं पहले तो चलो एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम एक स्टेमेन वाला भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेमेन वाला भी हो सकता है। समझ में आ गया? एंड्रोशियम एक स्टेमेन का भी बना हुआ हो सकता है, मल्टीपल स्टेमेन का भी बना हुआ हो सकता है। तो मतलब कि एंड्रोशियम को समझने के लिए हमें किसे समझना पड़ेगा? स्टेमेन को समझना पड़ेगा। तो चलिए, स्टेमेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अगर आपको ड्रॉ करना है तो बिल्कुल ऐसे इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो स्टेमेन का स्ट्रक्चर। दो पार्ट में हिस्सा डिवाइडेड होता है। एक होता है फिलामेंट
और एक हिस्सा होता है एंथर, बराबर। यहां पर आप देख ही सकते हो कि जो एंथर है, बराबर, उसमें दो लोब्स हैं। कितने लोब्स है बेटा? दो लोब्स। तो चलिए स्टेमन के बारे में बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। काम क्या करता है स्टेमन? व्हाट डज स्टेमन डू? करता क्या है भाई ये? तो जो स्टेमन है बेटा, स्टेमन का काम है पोलन ग्रेन्स बनाना, प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बनाएगा। क्या बनाएगा? के दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके बारे में डिटेल में, बराबर। चलो फोकस। सबसे पहले तो फिलामेंट लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? लॉन्ग मतलब कि लंबा, स्लेंडर यानी कि पतला, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। उसका काम है एंथर को सपोर्ट देना। फिलामेंट का काम क्या है बेटा? सपोर्ट्स एंथर। एंथर को सपोर्ट देती है फिलामेंट। दूसरा, फिलामेंट का जो अटैचमेंट है वो कहां पर होता है? तो वो आपको ध्यान रखना है। फिलामेंट का एक हिस्सा तो कहां पर अटैच्ड है? एंथर पर अटैच्ड। फिलामेंट का दूसरा हिस्सा कहां पर अटैच्ड है? नीचे वाला हिस्सा। फिलामेंट कहां अटैच होती है? तो यहां पर लिख देता हूं, फिलामेंट is attached to thalamus or कैलिक्स। कभी कभार पेटल से भी अटैच्ड होता है, थैलेमस और पेटल्स, पेटल से भी अटैच्ड होता है, बराबर। तो जो यहां पर हम देख रहे हैं स्टेमन, उसमें जो फिलामेंट वाला हिस्सा है लॉन्ग स्लेंडर, जो एंथर को सपोर्ट देता है, उसका ऊपर का हिस्सा तो एंथर से अटैच्ड है। नीचे का हिस्सा कहां से अटैच्ड है? तो नीचे का हिस्सा थैलेमस या फिर पेटल से अटैच्ड रहता है। उसके बाद एंथर के बारे में बेटा बात करेंगे। एंथर मेन पार्ट है, मेन पार्ट एंथर है, बाइलोब्ड होता है। आप कहेंगे सर कैसे बाइलोब्ड? देखो यहां पर ध्यान से, ये एक लोब, दूसरा लोब, बन गया बाइलोब। इजी। बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स होते हैं, बराबर। दूसरा, ईच लोब कंटेन्स थिका। हर एक लोब के अंदर थिका होती है, वो भी दो, टू थिका। टू थिका। तो हर एक लोब कैसा हो गया बेटा? फिर अगर हर एक लोब में दो थिका है तो लोब कैसा हो गया? डायथिकस। कैसा हो गया बेटा? डायथिकस। तो चलिए, ये हमने जनरल इंफॉर्मेशन ले ली स्टेमन के बारे में। भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो पोलन ग्रेन बनाता है, दो हिस्से हैं एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर एंथर से जुड़ता है, नीचे थैलेमस से जुड़ता है। उसके बाद एंथर के दो लोब्स होते हैं, बाइलोब्ड कहते हैं। हर एक लोब में दो दो थिका होती है, इसलिए उसको डायथिकस कहते हैं। इसको डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। यहां पर ये हमने ट्रांसफर सेक्शन निकाला है, बराबर। एंथर का, एंथर को ऐसे काट दिया हमने बीच में से ऐसे, और फिर ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? तो हमें पहले तो ये दो लोब नजर आएंगे। ये पूरा का पूरा बेटा एक लोब, और उस हिस्से में पूरा का पूरा दूसरा लोब। दो लोब हो गए। हर एक लोब में थिका है। यहां पर एक थिका, दूसरी थिका, यहां पर एक थिका, दूसरी। समझ में आ गया?
ओके चलिए, तो यहां पर ट्रांसफर सेक्शन में हमको लोब्स और थीका देखने को मिल गई। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो जो अपना एंथर है, बराबर, एंथर हैज 4 लेयर्स, 4 लेयर है उसके। इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। मान लो ये हमारा एंथर, देखो ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा जितनी भी यहां पर आपको फिगर्स दी गई है वो मैं यहां पर भी ड्रॉ करूं सिंपल वे में, ताकि अगर आप बोर्ड में जाते हो, बोर्ड में एग्जाम देने के लिए और आपको ड्राइंग करनी है, तो आप यहां से सीख सकते हो कि कैसे सिंपल तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। 2 लोब्स बना दिए, एक लोब दूसरा लोब, इधर एक थीका, दूसरा थीका, तीसरा थीका, चौथा थीका, थीका बन गई। ये जो लेयर्स है बेटा, ये वाले लेयर्स, 4 लेयर होते हैं, अंदर से बाहर की तरफ या गिन लो या बाहर से अंदर की तरफ, टोटल कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर, बराबर। उसके अंदर क्या मौजूद होता है? 4 लेयर को तो बाद में पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या मौजूद होता है? उसके अंदर होती है बेटा पोलन ग्रेन्स। उन 4 लेयर के अंदर क्या मौजूद होता है? पोलन ग्रेन्स। तो बाहर के 4 लेयर को पढ़ेंगे। चलिए, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड हम पढ़ेंगे, बराबर। सबसे बाहर होता है बेटा एपिडर्मिस, ये रहा एपिडर्मिस, सबसे बाहर का लेयर, आउटर मोस्ट। सिंगल सेल वाला लेयर होता है बेटा। कितने सेल वाला लेयर होता है? सिंगल सेल वाला लेयर होता है। उसके बाद आता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, बराबर, यहां पर माय मिस्टेक, जो एपिडर्मिस के अंदर आता है, अंदर मतलब एंडोथीसियम। उसके बाद आता है मिडल लेयर। अब एक मजे की बात बताता हूं मैं आपको, जो मिडल लेयर होता है वो मल्टीपल सेल वाला लेयर होता है, 1-2 सेल वाला लेयर नहीं होता है। ओके, मिडल लेयर जो है वो मल्टीपल सेल से बना हुआ है, जबकि एपिडर्मिस सिंगल सेल से बना। और उसके बाद फोर्थ लास्ट सबसे अंदर का लेयर, ये वाला, उसको बोलते हैं टेपेटम। क्या बोलते हैं बेटा? टेपेटम, सबसे अंदर का। ये 4 लेयर हो गए। ये 4 लेयर के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज लेते हैं। ये सिंगल सेल लेयर, ये मल्टीपल सेल लेयर। बाहर के जो 3 लेयर है, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर, ये बाहर के जो 3 लेयर है उनका काम है बेटा प्रोटेक्शन। अंदर जो पोलन ग्रेन्स है उनको प्रोटेक्ट कर, प्रोटेक्शन काम है। टेपेटम का काम क्या है? नरिशमेंट। बेटा टेपेटम का काम क्या है? नरिशमेंट। क्लियर? को इतना पता होना चाहिए। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोजीनियम। अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहां पर फोकस करना ध्यान से। जहां पर पोलन ग्रेन स्टोर होती है उसको कहते हैं पोलन सिक। तो यहां पर थोड़ा सा मैं लिखता हूं, पोलन ग्रेन्स जिसके अंदर स्टोर होती है उसको कहा जाता है पोलन सैक। अब पोलन ग्रेन्स बनती किस में से है? तो माइक्रोस्पोर में से बनती है बेटा। माइक्रोस्पोर ही डेवलप होके पोलन ग्रेन बनता है। माइक्रोस्पोर जब डेवलप हो जाता है तो उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर का डेवलप्ड फॉर्म है पोलन ग्रेन।
वैसे ही पोलन सैक जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलप फॉर्म है। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएगा पोलन ग्रेन में और माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हो जाएगा पोलन सैक। पोलन ग्रेन किसके अंदर मौजूद होगा? पोलन सैक में। तो ये हमने लेयर्स तो पढ़ लिया, सिंपल है। काम भी सबका देख लिया कि क्या क्या काम है। अब कुछ और चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, जैसे टेपेटम के बारे में। टेपेटम जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। टेपेटम के सेल्स कैसे हो सकते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, प्लस उनके अंदर खास तरीके के सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है पीएमसी, पोलन मदर सेल्स। पीएमसी पोलन मदर सेल्स नाम के पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स हैं डिप्लॉयड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। ये पोलन मदर सेल्स बने किस में से हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू में से बने। किस में से बने हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू में से। स्पोरोजिनस टिश्यू में मौजूद होते हैं स्पोरोजिनस सेल्स, और ये स्पोरोजिनस सेल्स में से बनता है पोलन मदर सेल। चलिए एक बार यहां पर बात कर लेते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का, माय मिस्टेक, एंथर का, उसके बारे में बात करते हैं। तो 4 लेयर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के। सबसे बाहर एपिडर्मिस, सिंगल सेल का लेयर होता है। उसके बाद आता है एंडोथीसियम, उसके बाद आता है मिडल लेयर, मल्टीपल सेल का लेयर है। टेपेटम भी मल्टीपल सेल वाला लेयर है। पहले 3 जो है उनका काम है प्रोटेक्शन, अंदर वाले का काम है नरिशमेंट। टेपेटम जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, उसके अंदर पीएमसी पोलन मदर सेल्स होते हैं। किस में से बने हैं? तो असल में स्पोरोजिनस टिश्यू मौजूद होता है, ये वाले जो सेल्स है यहां पर। टेपेटम के भी अंदर देखो सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर, उनके बाद आता है टेपेटम, और उनके अंदर जो लास्ट में ये जो लेयर है, सबसे अंदर का लेयर, वो होता है स्पोरोजिनस सेल्स का लेयर। और वो सेल्स डेवलप होते हैं और बनाते हैं पोलन मदर सेल्स। ये भी 2n होते हैं बेटा, डिप्लॉयड होते हैं, और ये भी 2n होते हैं, डिप्लॉयड ही होते हैं। तो आगे बढ़ते थोड़े से एमसीक्यू। आपको नंबर कभी नहीं देखना है, बराबर आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना। Which of the following is the correct option for the figure given below? तो यहां पर फिगर में देखो क्या क्या दिया अपने को। एक सबसे पहला लेयर, सबसे पहला लेयर सबसे बाहर वाला पूछा है। सबसे बाहर क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस होता है। 3 मिल गए, ये तो कैंसिल ही हो गया। देखो सी यहीं पर कैंसिल हो गया। उसके बाद सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर कौन सा होता है? एंडोथीसियम। तो यहां पर टेपेटम दिया है, गलत हो गया। यहां पर मिडल लेयर दिया है, गलत हो गया। तो बचा क्या फिर? ऑप्शन ए, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद का लेयर होगा एंडोथीसियम, उसके बाद का लेयर होगा मिडल लेयर जो ये तीसरा नंबर है, और उसके बाद लास्ट में जो सबसे अंदर सेल्स वाले जो लेयर है वो होगा टेपेटम। तो आएगा ऑप्शन ए। In a microsporangium, which layer is generally having more than one nucleus? किसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस? पेटम। अभी अभी पढ़ा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। डन। चलिए उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर शोइंग राइट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वॉल लेयर्स फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू टू पेरिफेरल एरिया। मतलब बेटा देखो, मान लो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, उससे बाहर की तरफ जाना है, अंदर से बाहर जाना है, तो सबसे अंदर क्या होता है बेटा? टेपेटम होता है। सी डी कैंसल। सबसे अंदर क्या होता है? टेपेटम होता है। टेपेटम के बाद क्या आएगा? टेपेटम के बाद आता है बेटा मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद क्या आता है? एंडोथीसियम। और सबसे बाहर क्या आता है? एपिडर्मिस। टेपेटम, मिडल लेयर, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला स्पोरोजीनस सेल्स है 2n, माइटोसिस होता है उनके अंदर और बनते हैं पीएमसी पोलन मदर सेल्स जो कि होते हैं 2n, ये भी डिप्लॉयड ही होते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो पोलन मदर सेल्स है बेटा उनमें होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस होकर 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये 4 माइक्रोस्पोर ऐसे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, इसको टेट्राड बोलते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। फिर धीरे धीरे अलग भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि चिपके ही रहेंगे, धीरे धीरे अलग हो जाते। बराबर। अब ये जो माइक्रोस्पोर है बेटा, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है और उसमें से बन जाती है पोलन ग्रेन्स। क्या बन जाती है? पोलन ग्रेन्स। कोई पूछे आपको एक पीएमसी में से कितने माइक्रोस्पोर या कितनी पोलन ग्रेन बनेगी, तो एक पीएमसी में से 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन बनेगी। सारे के सारे हैप्लॉइड। कैसे रहेंगे बेटा? हैप्लॉइड। तो फिर से एक बार, स्पोरोजीनस सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं उस वो डेवलप होते हैं, माइटोसिस करते हैं, पीएमसी पोलन मदर सेल बनाते हैं। पोलन मदर सेल जो है वो मियोसिस करेंगे तो 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे और वो पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे। कितना सिंपल सा तरीका है। बराबर। चलो पोलन ग्रेन्स के बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन दे। चलो पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, बाहर के लेयर्स की स्टडी करते हैं। पोलन ग्रेन जो है बेटा पाई जाती है, वी कैन गेट इट एज अ फॉर्म ऑफ फॉसिल। फॉसिल के फॉर्म में हमें पोलन ग्रेन मिल सकती है। रीजन क्या है? इतना प्रोटेक्टेड, फॉसिल प्रोटेक्टेड होता है बराबर, पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड होगी, फॉसिल के फॉर्म में होगी। व्हाई एंड हाउ, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पोलन ग्रेन के बाहर की तरफ 2 लेयर होते हैं। बाहर वाला लेयर जो होता है उसको बोलते हैं एक्साइन और अंदर वाला जो लेयर होता है उसको बोलेंगे बेटा इंटाइन। जो एक्साइन है आउटर लेयर है, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है और यही रीजन है, स्पोरोपोलेनिन ही रीजन है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। टेम्परेचर, केमिकल, एनवायरमेंट, इन सब से प्रोटेक्शन कौन देता है? स्पोरोपोलेनिन। और उसी के कारण हमें फॉसिल के फॉर्म में पोलन ग्रेन्स मिलती है, लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहती है पोलन ग्रेन्स। तो आपको एसर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, एसर्शन दे देंगे कि भाई पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ फॉसिल्स एंड द रीजन इज दैट स्पोरोपोलेनिन द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स protected from the outer environment. So assertion and reason both are correct, बराबर, and reason is also the explanation of assertion. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। What is germ pore? अब देखो ये स्पोरोपोलेनिन का लेयर बना है, लेकिन देखो कुछ जगह को मैंने खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ा कि नहीं? उस खाली जगह को ही बोलेंगे germ pore, जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उसको कहेंगे germ pore। इंटाइन इनर लेयर,
इनर लेयर किससे बनता है? सेल्यूलोज, पैक्टिन। किससे बनेगा? सेल्यूलोज एंड। अब थोड़ा सा और बात करते हैं अंदर के सेल्स के बारे में। पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल मिलेंगे। एक बड़ा सा सेल होगा, उस बड़े से सेल को कहेंगे बेटा वेजिटेटिव सेल। बड़े से सेल को क्या कहेंगे बेटा? वेजिटेटिव सेल, बराबर। अंदर एक छोटा सा सेल भी मिलेगा, ऐसे स्पिंडल शेप का, इसको बोलेंगे जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल के अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स। और फूड वैक्यूल्स में क्या होगा? फूड होगा, कॉमन सेंस है भाई, सीधी सी बात। जनरेटिव सेल जो है इट कैन डिवाइड। जनरेटिव सेल क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड होकर कैन फॉर्म टू मेल गैमीट्स। डिवाइड होकर ये दो मेल गैमीट बना सकते हैं। अब 60% प्लांट के अंदर टू सेल्ड स्टेज होती है बेटा। एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, बराबर। यहां पर लिख देता हूं मैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। दो सेल वाली स्टेज होती है 60% प्लांट में। कब? जब पोलन ग्रेन एंथर से निकलती है तब। जब पोलन ग्रेन एंथर से निकलती है तब, बराबर। 40% प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें, जैसा कि मैंने बताया, जनरेटिव सेल डिवाइड हो सकता है दो मेल गैमेट। जब पोलन ग्रेन रिलीज होती है उस वक्त 3 सेल स्टेज आ जाती है। वेजिटेटिव सेल तो रहेगा, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। दो मेल गैमेट बन जाएंगे जनरेटिव सेल की जगह। क्या बन जाएगा बेटा? दो मेल गैमेट बन जाएंगे जनरेटिव सेल की जगह। तो ये वेज नॉन वेज नहीं है, ये वेजिटेटिव सेल के बारे में। पोलन ग्रेन का रिलीज होना, यहां पर थोड़ा सा उसको समझते हैं, जो फिगर आ गई थी बीच में, डिहीसेंस ऑफ एंथर जिसको कहा जाता है। ये हमारा एंथर है, उसमें खास करके बेटा टेपेटम, सबसे अंदर का लेयर। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाती, प्रॉपरली बन जाती है, तो टेपेटम का लेयर बेटा ब्रेक होता है। टेपेटम टूटेगा, सारे लेयर्स टूटेंगे, और सारे लेयर्स जब टूटेंगे तो अंदर से पोलन ग्रेन कहाँ आएगी बेटा? बाहर आएगी। सिंपल सा लॉजिक। इसको कहते हैं डिहीसेंस ऑफ, और कुछ। ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन हमने ले ली, बराबर। इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, छोटे से हिस्से को, पोलन ग्रेन वाले। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा एंथर है, एंथर के अंदर अगर आप सारे लेयर पार कर जाओ, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपेटम, सारे लेयर पार करके सबसे अंदर जाओगे, स्पोरोजिनस सेल्स मिलेंगे। वो कन्वर्ट होते हैं पीएमसी के अंदर, पोलन मदर सेल के अंदर, जो कि डिप्लॉइड होता है, वो मियोसिस करता है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स टेट्राड के फॉर्म में बनाता है, और इन माइक्रोस्पोर में से पोलन ग्रेन बनती है। अब पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फॉसिल के फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि उसके दो लेयर होते हैं, एक बाहर का लेयर एक्साइन, एक अंदर का लेयर एंटाइन। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है, टेम्परेचर, केमिकल, एनवायरनमेंट, इन सबसे प्रोटेक्शन देगा। जबकि जर्म पोर जो है, जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, उसको जर्म पोर कहते हैं। एंटाइन जो है वो इनर सेल्स का लेयर है, जो सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का बना हुआ
उसके बाद अंदर की बात करते तो अंदर दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में फूड वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स में फूड स्टोर्ड होता है। जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट में डिवाइड हो सकते हैं। 60% प्लांट में 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होगी, 40% प्लांट में 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होगी। अब करते हैं थोड़े से एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट पोलन ग्रेन? When pollen grain is mature, it contains 2 cells, vegetative and male gamete। पहला ही तो रॉन्ग हो गया। मेल अगर 2 सेल है तो कौन से है? एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जर्म सेल या जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल। Then this is incorrect statement। बाकी पोलन ग्रेन इज मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर। यस, डायमीटर होता है बेटा पोलन ग्रेन का, डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर, वो करेक्ट है। उसके बाद पोलन ग्रेन्स के अंदर एक्साइन, बाहर का आउटर लेयर होता है, प्रोमिनेंट एपरेटस, उसके अंदर जर्म पोर होते हैं, सही बात है भाई बिल्कुल। एंड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, वो भी सही बात है, पहला वाला ही रॉन्ग है। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद, समझना ध्यान से, एंथर से पोलन ग्रेन निकल गई, कितने टाइम तक वायबल है, कितने टाइम तक एक्टिव रहेगी? तो वायबिलिटी प्लांट पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। जनरली अगर हम वायबिलिटी की बात करें तो मेनली प्लांट पर डिपेंड करती है वायबिलिटी। रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी जैसे स्पीसीज के जो प्लांट है, जैसे फैमिलीज, ये फैमिलीज है, उनके जो प्लांट्स हैं वो मंथ तक वायबल हो ऐसी पोलन ग्रेन बनाते हैं। पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद महीनों तक एक्टिव रह सकती है, लेकिन वहीं पर राइस, व्हीट जैसे जो सीरियल्स होते हैं उसकी पोलन ग्रेन 30 मिनट्स तक ही वायबल होती है, 30 मिनट्स तक ही एक्टिव होती है, फिर इनएक्टिव हो जाती है। वायबिलिटी डिपेंड करती है, कभी कभार कुछ पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी तो सालों की रहती है, बराबर, तो इट वेरीज। चलिए, इंपॉर्टेंस पोलन ग्रेन का क्या है? हमने अभी अभी देखा पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल में फूड स्टोर होता है, तो इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। कैसा होता है बेटा? रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोसेस समझना, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पोलन ग्रेन को हम लोग स्टोर करते, क्या कर देते? पोलन ग्रेन को स्टोर कर देते। फिर उसमें से क्या क्या बनाते हैं? सिरप, पोलन सिरप हो सकती है, टैबलेट्स, पोलन टैबलेट्स हो सकती है। और ये सब कौन खाएगा पिएगा? एथलीट्स एंड हॉर्सेस, जो रेस में होते घोड़े, रेस के घोड़े एथलीट्स पोलन टैबलेट खाते हैं, पोलन सिरप पीते हैं। क्यों पीते हैं? उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दूसरा, और कहां यूज कर सकते हैं पोलन ग्रेन का? हाइब्रिडाइजेशन में बेटा। किसमें यूज कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में भी पोलन ग्रेन का यूज कर सकते हैं। ये सारे उसके यूजेस पोलन ग्रेन के। हार्मफुल इंपैक्ट, एलर्जी करती है बेटा, कॉजेस एलर्जी। बराबर। कैसी कैसी बीमारियां होती है? एस्मा, ब्रोंकाइटिस, एक एलर्जी करने वाली पोलन ग्रेन है जिसका नाम आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेट ग्रास प्रजाति का है, पार्थेनियम। जो कि अगर तुम्हारे नाक में, तुम्हारी आंख में चली गई आपको एलर्जी कर सकती है। तो ये उसके हार्मफुल इफेक्ट है। चलिए थोड़े से एमसीक्यू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। इन वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन फॉर्म ऑफ सिरप आर अवेलेबल। बराबर बात है भाई, करेक्ट बात है। इन राइस पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी आफ्टर 30 months ऑफ देयर रिलीज। 30 months, मिनट्स नहीं होना चाहिए, सोचने वाली बात। पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर
सोइंग इन नेक्स्ट सीजन बाय फार्मर्स रूम टेम्परेचर -196 डिग्री होना चाहिए, इधर मिनट्स होना चाहिए, तो दोनों गलत हो गए, सिर्फ वन पहला स्टेटमेंट ही ट्रू है बेटा, बाकी सब गलत है। इन डैश पोलन ग्रेन्स कॉजेस एलर्जी, अभी अभी देखा, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास। assertion or reason पूछा, sporopollen are found in form of fossils, okay, pollen grains are found in form of fossils and sporopollen is seen in its outer layer। assertion reason दोनों राइट है, एंड एक्सप्लेनेशन भी तो है, बराबर ये आएगा बेटा। स्पोरोपोलेनिन प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन को, इसीलिए तो फॉसिल के फॉर्म में मिलती है पोलन ग्रेन। तो आप समझ रहे हो बात को, छोटी छोटी चीजें, एनसीईआरटी का एक एक सेंटेंस कितना मैटर करता है एमसीक्यूज के अंदर, बहुत मैटर करता है। तो जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हो गुड सेट में, एक दिक्कत है, यू डोंट रीड थियरीज, आप सीधा बैठ जाते हो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड थियरी और नोट्स, अपनी बनाई हुई नोट्स या थियरीज को रीड करो, अच्छे से समझो, दिमाग में उतारो, फिर सॉल्व करो। मिनिमम डिफिकल्टीज एंड डाउट्स निकलेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर पाओगे, ये बहुत ध्यान में रखो। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollen। ये हो गया। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज एलर्जीज, इन्फेक्शंस, बराबर है। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बराबर है। कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विथ इंपोर्टेड राइस, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो कैरेट ग्रास है, इंडिया में आया था, इंपोर्ट हुआ था, इंडिया में पहले से बनता नहीं था, इंडिया में इंपोर्ट हुआ था, इंपोर्टेड इन इंडिया। एनसीईआरटी की ही लाइन है, कुछ नया नहीं है, बाहर का कुछ नहीं पड़ा, इंडिया में इंपोर्ट हुआ विथ वैरायटी ऑफ वीट, वीट की वैरायटी के साथ इंपोर्ट हुआ, बराबर। अब यहां पर हमें क्या बोला गया बेटा, यहां पर बोला गया इंपोर्टेड विथ राइस, नो, गलत है। तो यहां पर अगर देखा जाए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, तो 1 2 आर करेक्ट एंड 3 इज रॉन्ग, बराबर। हो अब हम पढ़ेंगे पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियोसेक, इन सब के बारे में। व्हाट इज पिस्टिल, पहले तो थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है सब मस्त। पिस्टिल, जिसको कार्पेल भी कह सकते हैं हम लोग, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, बराबर। गाइनोशियम का एक हिस्सा है, जैसे बहुत सारे स्टेमेन से एक एंड्रोशियम बनता है, या एक स्टेमेन से भी एंड्रोशियम बन सकता है, वैसे एक कार्पेल से भी गाइनोशियम बन सकता है, मल्टीपल कार्पेल से भी गाइनोशियम बन सकता है। यहां पर लिखा ही हुआ है मोनोकार्पिलरी, मल्टीपल सॉरी सिंगल पिस्टिल से बनता है अगर हमारा गाइनोशियम, तो मोनोकार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, मल्टीपल पिस्टिल से बनेगा। व्हाट इज गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा। व्हाट इज गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका जो बेजल हिस्सा होता है, बेजल बॉडी, बेजल बॉडी अटैच रहती है थैलेमस। मोस्टली बेजल बॉडी किससे अटैच देखने को मिलेगी बेटा, थैलेमस से, बराबर। चलिए, ये उसका एनसीईआरटी का डायग्राम।
थोड़ी सी बातें करते हैं इसके बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में। यह स्टिग्मा, सबसे ऊपर का पार्ट पिस्टिल है, ये हमारा पिस्टिल का डायग्राम है, पिस्टिल जिससे गाइनोशियम बनता है। सबसे ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका काम है रिसीव पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को रिसीव करना। बराबर, पोलन ग्रेन को रिसीव। दूसरा पार्ट आ गया हमारा ये वाला, स्टाइल बोलते हैं इसको, स्टाइल। पहले तो ये स्टिग्मा को कनेक्ट करता है नीचे के हिस्से से, जो नीचे का हिस्सा है वो ओवरी है बेटा, नीचे का जो हिस्सा है उसको ओवरी कहते हैं, ओवरी से कनेक्ट होता है ये स्टाइल। दूसरा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में मदद करता है, किसमें मदद करता है? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, जो कि क्या होता है हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओवरी, ओवरी को थोड़ा सा अगर हम अच्छे से समझें, यहां एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से एक छोटा सा हिस्सा निकलता है, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं बेटा फ्यूनिकल, और वो फ्यूनिकल अंदर डेवलप करता है ओव्यूल। क्या डेवलप करता है? तो अब ये पूरा कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर, सिग्मा कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो पोलन ग्रेन बनाता है, सॉरी माय मिस्टेक, पोलन ग्रेन रिसीव करता है। के बाद स्टाइल पोलन ट्यूब बनाने में मदद करता है। ओवरी, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल निकलता है, फ्यूनिकल से ओव्यूल बनता है। ये जो ओव्यूल है बेटा, उसके अंदर होता है एम्ब्रियोसेक। क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होता है? फीमेल गेमीट, इधर अंदर। समझ में आ गया? तो इन शॉर्ट ओवरी के अंदर क्या स्टोर्ड होता है? फीमेल गेमीट स्टोर्ड होता है, इतना याद रखो। वो फीमेल गेमीट बहुत सारे लेयर के अंदर स्टोर्ड होता है। तो फिर से एक बार, सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी में प्लेसेंटा, वहां से निकलेगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक होता है, एम्ब्रियोसेक में फीमेल गेमीट। ओव्यूल को समझना पड़ेगा डिटेल में, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। चलो समझ लेते हैं, बड़ा इजी है, इंपॉर्टेंट है लेकिन है इजी। सबसे पहले तो ये क्या है? ये दिस इज फ्यूनिकल बेटा। क्या है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो है वो किस काम आता है? फ्यूनिकल से ही तो हमारा ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ता है। ओव्यूल और प्लेसेंटा किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं? फ्यूनिकल के द्वारा, जो मैंने यहां पर भी देखा, ये रहा बेटा, दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल। हिलम क्या होता है? तो ये हमारा फ्यूनिकल, ये हमारा ओव्यूल, दोनों एक दूसरे से जिस हिस्से से जुड़ेंगे इस हिस्से को बोलते हैं हिलम, जिससे फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ता है। इट इज ओव्यूल फ्यूनिकल कनेक्शन। उसके बाद इंटेग्यूमेंट देख ही सकते हो आप, ओव्यूल के बाहर प्रोटेक्टिव लेयर है, ये पहला प्रोटेक्टिव लेयर, ये दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर। जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं उनको इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, बाहर वाला आउटर, अंदर वाला इंटरनल, बराबर। लेकिन एक चीज याद रखना आपको, जरूरी नहीं है सभी ओव्यूल के अंदर दो ही इंटेग्यूमेंट हो, किसी में एक ही इंटेग्यूमेंट होगा, उसको सिर्फ इंटेग्यूमेंट बोलेंगे। किसी में दो प्रोटेक्टिव लेयर है तो आउटर एंड इनर। कहीं कहीं जगह पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है,
ऐसा याद है वो, यहां पर हिस्सा खाली है, इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, उस खाली हिस्से को बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के सामने जो बेसल एंड है, बेसल एंड, उसको बोलेंगे चलाजा एंड। अंदर होते हैं न्यूसेलस के सेल्स, ये होते हैं न्यूसेलस के सेल्स, बराबर, सेल्स ऑफ ओव्यूल। और यही न्यूसेलस के सेल्स डिवाइड होते हैं और डिवाइड होके बनाते हैं फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसेक। चलिए थोड़ा सा एमसीक्यू करते हैं। डैश इज द रीजन ऑन विच द ओव्यूल इज कनेक्टेड टू फ्यूनिकल। ओव्यूल फ्यूनिकल कनेक्शन क्या है बेटा? फिलम। एक्स एंड वाई इंडिकेट करना है, वाई और एक्स। वाई क्या है? ये हिस्सा क्या है? फ्यूनिकल है बेटा, तो वाई इज फ्यूनिकल। एक्स क्या है? अंदर वाला हिस्सा, ये दिखाया गया है ना, तो ये अंदर वाला हिस्सा क्या है? एम्ब्रियोसेक। तो एक्स इज एम्ब्रियोसेक एंड वाई इज फ्यूनिकल। आंसर आ गया। कितना इजी है, इजी पीजी। चलो, मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसको कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमेट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैंने बताया न्यूसेलस के सेल्स होते हैं बेटा, न्यूसेलस डिप्लॉइड होते हैं, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूसेलस के सेल्स माइटोसिस करेंगे, एमएमसी बनाएंगे जो कि डिप्लॉइड होगा, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है वो करेंगे म्योसिस, तो उसमें से बन जाएंगे मेगास्पोर, क्योंकि एन होंगे, 4 बनेंगे। ऑब्वियस बात है बेटा, टेट्राड, 4 मेगास्पोर बने। यहां पर देखो ध्यान से, ये मेगास्पोर मदर सेल बेटा कहां, किसमें से बना? न्यूसेलस के सेल्स में से ही बना। फिर उसने चालू किया प्रोसेस म्योसिस और बना दिए 4 मेगास्पोर टेट्राड। अब ये 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे। और जो एक बचेगा वो बनेगा एम्ब्रियोसेक। क्या बनेगा बेटा? एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक को समझते फिर। मान लो हमारा ओव्यूल है, कैसा बना देते हैं? उल्टा ऐसे बना देते हैं। मान लो ये हमारा ओव्यूल है, बराबर। ये आजू बाजू के सेल्स तो न्यूसेलस के थे, अंदर क्या बन गया? एम्ब्रियोसेक, जिसमें अभी मान लो एक ही न्यूक्लियस है। कितना न्यूक्लियस है? एक ही न्यूक्लियस। अब ये जो एक न्यूक्लियस है ये चालू करेगा न्यूक्लियर डिवीजन, और आप देख ही सकते हो न्यूक्लियर डिवीजन जो है, एक न्यूक्लियस में से 2, 2 में से 4 न्यूक्लियस, 4 में से 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस तक डिवीजन होता रहेगा। फोकस करना ध्यान से, कितने न्यूक्लियस तक डिवीजन होता रहेगा? अप टू 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस तक डिवीजन होता रहेगा। तो अब ये हमारा एम्ब्रियोसेक समझ लो आप, इसमें बन चुके 8 न्यूक्लियस, बराबर। यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छे से बनाएंगे, न्यूक्लियस बना लेते हैं।
3 3 6 2 8 बन गए 8 न्यूक्लियस। अब बनेंगे सेल्स। क्या बनेगा? सेल्स। तो आप समझ लो, मान लो कि ये ऊपर वाला चलाजा एंड है और ये माइक्रोपाइल एंड है। मान लो माइक्रोपाइल एंड पे यहां पर ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। उसके आजू बाजू 3 सेल बनेंगे, 1 2 3। 2 होंगे सिनर्जिड सेल्स। कौन से सेल्स होंगे? 2 सिनर्जिड। एक होगा एग सेल। क्या होगा? एक ऊपर की बात करते, चलाजा एंड पे 3 सेल बनेंगे, ऑब्वियस बात। तीनों के तीनों को कहा जाएगा एंटीपोडल सेल। क्लियर? और बीच में 2 न्यूक्लियस वाला बड़ा सा सेल बनेगा जिसको बोलेंगे पोलर न्यूक्ली, सेंट्रल सेल। अब तुम कंडीशन समझो, कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सेल कितने हैं? 3 3 6 और बीच वाला 1, 7 सेल। सेल कितने हैं? 7। न्यूक्लियस गिनो, 3 3 6 2 8। इसको कहा जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। जो एक एंजियोस्पर्म के यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसमें पाई जाती है। कोई पूछे फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? वो एग सेल को रास्ता, एग सेल तक रास्ता दिखाता है, जो मेल गैमेट आता है उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलिए, सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहीं पर हमने समझ लिया, कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये एम्ब्रियो सैक समझ लो आप, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, बराबर। ऊपर वाला एंड मान लो चलाजाल एंड है और नीचे वाला एंड मान लो माइक्रोपाइल एंड है। सबसे पहले तो यहां पर होता है बेटा सिनर्जिड वगैरह। यहां पर एक पहले रख देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। उसके बाद यहां पर 3 सेल मौजूद होते हैं, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। दो सिनर्जिड। माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, वो भी ध्यान में रखें, 1 एग सेल। यहां पर भी 3 सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल्स। और बीच में बड़ा सा विथ 2 न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल। बाकी सारे एन होंगे बेटा, बाकी सारे हेप्लॉइड होंगे, सिर्फ यही एक है जो 2 न्यूक्लियस वाला डिप्लॉइड होगा। डिस्ट्रीब्यूशन हम समझ चुके हैं। तो अब टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, अभी अभी पढ़ा, सिंपल सा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इंडिकेट्स एक्स एंड वाई। देखते हैं एक्स इन दोनों सेल की तरफ इशारा कर रहा है, ये 2 सेल, सॉरी एक्स नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। नीचे क्या होता है बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। और वाई जो है वो 2 सेल की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि क्या है? सिनर्जिड है। तो सी ऑप्शन आएगा, एक्स फिलीफॉर्म एपरेटस और वाई हो गए हमारे सिनर्जिड। उसके बाद कुछ नहीं, खत्म। ओके, थैंक यू बेटा। तो देखो हमने क्या पढ़ा आज, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सारा पढ़ लिया, सारे स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, वो सारी स्टडी हमने आज कर ली है। इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग दूसरे लेक्चर में ये सब पढ़ेंगे और फिर तीसरे लेक्चर में ये सब पढ़ेंगे। क्लियर? 3 लेक्चर में हम चैप्टर को कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो आपको कुछ चीजें करनी है, बेसिक चीजें हैं। पहली,
लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज्वाइन कर लो। मटेरियल आएगा उसके अंदर, डेली प्रैक्टिस शीट आएगी उसके अंदर, वीडियो लेक्चर्स की लिंक आएगी उसके अंदर, सब कुछ मिलेगा। वो तुरंत ज्वाइन कर लो, गुड सेट खत्म होने तक ज्वाइन करना है। फ्री में ज्वाइन करने को मिल रहा है, आपको पैसे तो देने हैं नहीं। तो अगर फ्री का ज्ञान मिल रहा है तो लेना चाहिए, जितना भी ले सकते हो उठाओ हर जगह से, बराबर, क्लियर, ओके। और दूसरा, चैनल को क्या कर देना है आपको बेटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है, ओके। क्योंकि अगर आप आगे जाकर मान लो आप इंजीनियरिंग करते हो, चैनल पे इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज होते हैं। अगर आप आगे जाके मान लो बैचलर्स इन साइंस वगैरह करते हो, उसके भी कोर्स है। तो आगे जाकर भी ये चैनल आपको हेल्प करने वाली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 11th-12th में आपको हेल्प करेगी। आपको इसको सब्सक्राइब कर देना है, क्लियर है, ओके। चलिए, बाय बाय।